हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 11 का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो टॉपिक है हमारा एडल्ट लर्निंग कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एडल्ट लर्निंग एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये बोला कि कोई भी जो एडल्ट है लर्निंग को लेता है चिल्ड्रन से, वो डिफरेंट वे में लेता है। तो एडल्ट लर्निंग, जब भी आप एडल्ट को कुछ लर्निंग के लिए बोलते हो तो वो देखता है कि इसका क्या गोल है, क्या पर्पस है। पहले वो पर्पस ढूंढता है, फिर वो देखता है कि ये जरूरी है या नहीं है, मतलब मीनिंगफुल है या नहीं है, क्या ये चीज मेरे लिए इतनी जरूरी है या नहीं है, मतलब मैं कुछ भी सीख रहा हूँ क्यों सीख रहा हूँ। और एडल्ट का जो बिहेवियर है वो लर्निंग को ऐसे लेता है कि मेरी जो रियल वर्ल्ड की एक्टिविटी है, यानी प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा वो फोकस करता है। ठीक है, तो वो यही देखेगा कि ये जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ, मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो क्या वहां पे ये लर्निंग मेरे काम आने वाली है, नहीं आने वाली है। वो उसकी वैल्यू ढूंढता है कि मेरे लिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। बच्चे हैं, वो कुछ भी सीख रहे हैं प्ले करके, वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन एडल्ट की अगर हम बात करें तो वो चीज़ों को सीखता है। कभी कुछ भी उनको लर्निंग करनी है तो बहुत ज़्यादा वो दिमाग इस्तेमाल करता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मेरा पर्पस क्या, मैं क्यों लर्न कर रहा हूँ। सबसे पहले वो गोल ढूंढता है कि क्या गोल है मेरा, ठीक है। और वो जो है, जब भी एडल्ट किसी भी लर्निंग को करता है तो वो देखता है कि इस लर्निंग से मुझे क्या फायदा होगा, मेरी जो प्रॉब्लम है ये मेरे को कितना सॉल्यूशन देगी लर्निंग, ठीक है। और सबसे पहले तो वो ये ढूंढता है कि मैं सीखूं क्यों, मेरा पर्पस क्या लर्निंग का। तो ये सारे आपका अडल्ट लर्निंग इसमें हो गया। सो अडल्ट लर्निंग जो थ्योरी है ऑल्सो सजेस्ट दैट द बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट आर द वन दैट आर कोलैबोरेटिव एंड यूटिलाइज ए प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। यानी एडल्ट लर्निंग थ्योरी में ये बोला गया है कि सबसे अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट तभी बोला जाएगा जब कोलैबोरेटिव हो। कोलैबोरेटिव मतलब ग्रुप में मिलके, दोस्तों के साथ अगर आप किसी ग्रुप बना रहे हो और वहां पे कुछ सीख रहे हैं तो वो सबसे सही रहती है। और प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच, जो प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि लर्निंग के थ्रू आपका कोई प्रॉब्लम है रियल लाइफ, उसको आप सॉल्व कर सको, तो उस चीज को आप एक अच्छी लर्निंग बोल सकते हैं। तो एडल्ट लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो यहाँ पे 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। पहला है जो आपका एडल्ट लर्निंग है वो क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब है कि कोई उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि ये सीखो। वो ऑटोनोमस है, मतलब वो उनके ऊपर है, उनकी आज़ादी है, वो चाहे तो वो सीखेंगे, अदरवाइज वो नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो वो पहला पॉइंट वही हो गया कि जो एडल्ट है वो जो भी सीखने वाले हैं उसको लेके खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इसको क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। दे आर they are actively involved in learning process such that they can make choice relevant to their learning objective। तो वो क्या करते हैं, लर्निंग में प्रॉपर अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और मतलब वो सेल्फ डायरेक्ट होते हैं, मतलब खुद को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ ये हमें सीखनी है। और इस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो खुद ही लेते हैं कि हाँ हम इस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम इसको सीखेंगे। सेकेंड है एडल्ट लर्निंग यूटिलाइज नॉलेज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। तो सेकेंड पॉइंट वही बोला है कि जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा उसको वो हमेशा पक्के से इस्तेमाल करेगा। सो एडुकेटर encourage learners to connect with their past experience with their current knowledge base and activity। तो अभी आप कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें आप अपनी पास्ट नॉलेज को यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पास्ट जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे तो उसको आप पक्के से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, अडल्ट लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। तो जब भी आप अडल्ट या कोई भी अडल्ट लर्निंग करेगा तो उसको पहले गोल मालूम होना चाहिए कि किस पर्पज से मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो रिलेवेंस यानी जरूरत ढूंढता है कि क्यों मैं ये लर्निंग कर रहा हूँ। तो गोल ढूंढता है, आप इसको गोल ओरिएंटेड लर्निंग भी बोल सकते हैं। और उनको मोटिवेशन फील तभी होता है जब उनको लगता है कि हाँ लर्निंग करके मेरा ये चीज़ इंप्रूव होगी, मेरा ये गोल पूरा होगा। तभी वो लर्निंग में जो है इंटरेस्ट शो करते हैं। उनको मोटिवेशन तभी मिलता है जब उनको गोल होता है, उनको लगता है कि हाँ लर्निंग से ये मेरा पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से इम्पैक्ट करेगा, ये फायदा होने वाला है मुझे। तभी वो लर्निंग को लेके मोटिवेशन फील करते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर गोल होता है, लर्निंग के थ्रू उनकी कोई पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उनको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, या कोई प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, तो वो प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिलता है। इसी की वजह से वो लर्निंग करते हैं। या ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये उनकी मोटिवेशन की वजह भी होती है, ठीक है। तो वो लेसन से रिलेवेंस ढूंढते हैं कि क्यों मेरे को ये जरूरी है लर्निंग। नेक्स्ट है एडल्ट लर्निंग इज रिलेवेंसी ओरिएंटेड। सो ये पॉइंट नेक्स्ट वही बोला है कि जो एडल्ट होते हैं वो काफी मोटिवेशन फील करते हैं जब उनको पता लगता है कि लर्निंग के थ्रू जो है उनको फायदा होने वाला है। यानी जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो ये देखते हैं कि लर्निंग से उनका कुछ फायदा होगा नहीं होगा, वो इस चीज को रिलेवेंसी ढूंढते हैं कि ये रिलेवेंट है या नहीं है। अगर रिलेवेंट लगता है तभी वो लर्निंग करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। नेक्स्ट है एडल्ट लर्निंग हाईलाइट प्रैक्टिकली। यानी ये चीज़ों को प्रैक्टिकल यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपने कुछ भी उनको बता दिया किताब से लर्निंग को, तो वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि वो उसको प्रैक्टिकल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप उनको वो लर्निंग कराओ तो उसको ज़्यादा बेटर वे में समझते हैं। नेक्स्ट आपका एडल्ट लर्निंग इनकरेज कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन वही हो गया, आप ग्रुप में अगर सीख रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो वही इसमें बोला है कि जो एडल्ट लर्निंग होता है वो कोलाब्रेशन को भी सपोर्ट करते हैं। और when learners are considered by their instructor as colleagues they become more productive। और इसमें एक और बात भी बोली है कि
ये कोलैबोरेशन की बात एक्चुअली आपको किसी दोस्त या साथी के साथ नहीं, बल्कि आपको अपना एजुकेटर मतलब जो सिखाने वाला, अगर आप उसके साथ उसको अपना साथी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब आप बेटर वे में लर्न कर पाते हैं, ठीक है। व्हेन लर्नर आर कंसिडर्ड बाय देयर इंस्ट्रक्टर एज कलीग्स, यानी जो इंस्ट्रक्टर है, जो सिखाने वाला है, अगर वो आपका कलीग बन के आपको सिखा रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। यानी क्योंकि एडल्ट स्टेज में आप आ चुके होते हो, तो ऐसे में कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है सीखो, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। बल्कि उसके बदले में आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको एज ए कलीग, मतलब हम सेम लेवल के एज ए कलीग अगर दिखाता है, तो आप बेटर वे में सीख पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ में बोली गई। यहाँ पे 3-4 एजम्पशन भी है एडल्ट लर्निंग को लेके, तो वो एजम्पशन क्या क्या है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 एजम्पशन दी गई है। पहला है कि एडल्ट नीड टू नो व्हाई दे नीड टू लर्न समथिंग। तो सबसे पहले किसी भी एडल्ट को बोलो ये लर्निंग करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्यों क्यों करनी है, व्हाई। एडल्ट नीड टू लर्न एक्सपेरिमेंटली, मतलब वो प्रैक्टिकल चीजों को करना पसंद करते हैं। रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, प्रैक्टिकल जो होते हैं ना, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, तो उसके थ्रू वो लर्निंग करना पसंद करते हैं। तीसरा, अडल्ट अप्रोच लर्निंग एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो लर्निंग को प्रॉब्लम सॉल्व की तरह ट्रीट करते हैं। जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है ना, लर्निंग को वो अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरह देखते हैं कि हाँ, लर्निंग के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एडल्ट लर्न बेस्ट व्हेन द टॉपिक इज ऑफ इमीडिएट वैल्यू, जो भी वो सीखने वाले हैं उससे उनको इमीडिएट अगर बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, इमीडिएट प्रैक्टिकल उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। एडल्ट लर्निंग एडल्ट व्यू लर्निंग एज एक्टिव प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। तो एडल्ट जो है लर्निंग को कैसे देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव मीनिंग, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो चाहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो उनके एक्सपीरियंस में हो, उनकी नॉलेज में हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब वही हो गया कि मतलब जो भी उनको सिखाया गया उसके आधार पे वो कुछ नया नॉलेज या कुछ नया चीज जोड़ते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि पुरानी नॉलेज के आधार पे अगर आप अपनी कोई नई नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आपका कंस्ट्रक्टिव ऑफ मीनिंग इसमें हो गया, ठीक है। तो 4-5 एजम्पशन एडल्ट लर्निंग को लेके बोला गया। पहला वही बोला गया कि जो एडल्ट है वो जब भी उनको कोई कुछ सिखाएंगे, तो पहले वो यही क्वेश्चन करेंगे कि क्यों सीखना है। वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से सीखना पसंद करते हैं। वो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है वही उनके लिए लर्निंग का पर्पस है। और अगर इमीडिएट फायदा होगा एडल्ट को लर्निंग को करके, तो वो उसको काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। और लास्ट है कि कोई भी जो आपका मीनिंग है, मतलब नॉलेज में वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि पुरानी नॉलेज के आधार पर नई नॉलेज को बिल्ड करना। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग को लेके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहला आपका रेडीनेस। रेडीनेस का क्या मतलब है, इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, यानी जब तक आप तैयार नहीं है किसी भी लर्निंग को लेके, किसी चीज को लेके, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते। तो पहला चीज है रेडीनेस, यानी रेडी टू लर्न। एंड दे डोंट लर्न वेल इफ दे सी नो रीजन फॉर लर्निंग, अगर उनको लर्निंग का कोई रीजन नहीं लगता, तो वो उसको नहीं सीखते, नहीं लर्न करते। तो सबसे पहली चीज है रेडीनेस, मतलब अगर आप रेडी हैं लर्न करने के लिए, तभी आप सीख पाएंगे। और जनरली अगर स्टूडेंट्स या किसी की अगर बात करें, तो वो लर्न तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको रीजन ना लगे कि क्यों लर्न करना है, क्यों सीखना है, ठीक है। तो पहला इसमें ये हो गया। सेकेंड, एक्सरसाइज। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज स्टेट दैट दोज थिंग मोस्ट ऑफन रिपीट आर बेस्ट रिमेंबर। एक्सरसाइज जैसे आपकी किताबें होती है, 10th की 12th की कोई भी बुक है, उसके लास्ट में ये वर्ड लिखा रहता है एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस। तो ज्यादा प्रैक्टिस का पर्पस यही है कि जितने बार चीज रिपीट होगी आपको, उतना ज्यादा वो याद रहता है। अब एक ही चीज की आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि रिपीट होने की वजह से आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस का सिद्धांत है। वो यही बोलता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। तीसरा आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब जितना ड्रामेटिक या एक्साइटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा ना, उतना अच्छे से वो आप उसको सीख पाते हैं एज कंपेयर टू रूटीन। दो चीजें हो रही है, मान लीजिए स्कूल में दो टीचर है, एक टीचर प्रॉपर प्रैक्टिकल से प्रोजेक्ट बना के कुछ पढ़ा रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग माहौल उसने किया है। दूसरा बहुत ही बोरिंग है, जो किताबों की जो डायग्राम है उसी को आपको बता के कि ये समझा रहा है। तो इंटेंसिटी किसकी हाई होगी, वही जो प्रैक्टिकल और आपका एक्साइटिंग और ड्रामेटिक माहौल में आपको पढ़ा रहा है। तो जो प्रैक्टिकल माहौल में पढ़ाएगा, तो उसका आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा एज कम्पेयर टू टीचर जो आपको बोरिंग एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वही इसमें बोला है, जैसे अ स्टूडेंट इज लाइकली टू गेन ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल डांस बाय परफॉर्मिंग देम रेदर देन रीडिंग। तो क्लासिकल डांस कैसे होता है, तो अगर आप उनको करके दिखाओगे कि हाँ ऐसे क्लासिकल डांस होता है, तो उनको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा टीचर को। अगर वो सिर्फ किताबों में बोले कि ये देखो ऐसे ऐसे स्टेप है, ऐसे ऐसे करके क्लासिकल डांस होता है, तो नहीं समझ पाएगा। तो तीसरा हो गया इंटेंसिटी। चौथा हो गया रिसेंसी।
The principle of recency state that things most often recently learn are the best remember. तो दिमाग भी ऐसे काम करता है कि जो रिसेंट चीजें हैं वो याद रहती है। जैसे कोई भी बात है हम बोलते हैं ना कि ये तो अभी की बात है, तुम्हें कैसे याद नहीं है, ये तो कल की बात है, तो परसों की बात है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि रिसेंट चीजें तो पक्के से याद होनी चाहिए। सो वही बोला है कि जैसे जैसे चीजें लेटेस्ट होती है वो हमारे दिमाग में अच्छे से हमें याद रह जाती है। तो चार यहाँ पे प्रिंसिपल की बात की है लर्निंग के। पहला आपका रेडीनेस, कि अगर आप रेडी नहीं है तब तक आप लर्न नहीं कर सकते। दूसरा एक्सरसाइज, यानी बार बार आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तीसरा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब अगर कुछ एक्साइटिंग या कुछ ड्रामेटिकल वे में आपको सिखाया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा एज कम्पेयर टू बोरिंग टीचिंग। चौथा रिसेंसी, रिसेंसी का बोलता है कि चीजें जो रिसेंट में होती है वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है एज कम्पेयर टू ऐसी चीजें जो बहुत पुरानी हो जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट आपका लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस को आपका जो लर्निंग स्टाइल है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा आपका काइनेस्थेटिक। तीनों में क्या डिफरेंस है? नाम से ही लग रहा है ऑडिटरी यानी सुन के आप लर्न करते हैं, विजुअल देख के आप सीखते हैं लर्न करते हैं, तीसरा है काइनेस्थेटिक मतलब करके कोई काम करके आप लर्न करते हैं। तो ये तीन तरह से आपकी लर्निंग की जाती है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि लर्न बेस्ट थ्रू हियरिंग यूजिंग ईयर्स एंड वॉइस। तो आप सुनते कैसे? आप आवाज को सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो वो आपका ऑडिटरी लर्निंग हो जाएगा। सेकेंड है विजुअल यानी देख के, लर्न बेस्ट थ्रू सीइंग। जैसे आप कुछ देख रहे हैं तो देखने से भी आप बहुत चीजें सीख जाते हैं। जैसे आपकी किताबें है तो किताब को आप खुद से रीड कर रहे हैं, कुछ पिक्चर है उसमें कुछ लिखा है, वो सब समझ रहे हैं। ठीक है। ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उससे आप सीखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका विजुअल। तीसरा आपका काइनेस्थेटिक माने यानी करके, लर्न बेस्ट थ्रू डूइंग, यानी अगर आप कोई काम सच में प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको याद रहता है। तो तीन तरीके यहाँ पे है। ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि हम किन किन तरीकों से सीखते हैं। ठीक है। तो टेस्ट, टच, स्मेल और हियरिंग और साइट, पांच तरीके से हम लर्न करते हैं। और कितना हमें याद रहता है वो हमें बताया। 1% थ्रू टेस्ट, टोटल 100% में से 1% आप टेस्ट के थ्रू सीखते हैं। 1.5% टच के थ्रू, 3.5% स्मेल के थ्रू, 11% हियरिंग और 83% साइट के थ्रू। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है। इसमें से हम कितना याद कर पाते हैं? टेस्ट के थ्रू आप 1% सीखते हो, उसमें से आप रिमेंबर की अगर हम बात करें तो जो भी हम रीड कर रहे हैं उसमें से सिर्फ हम 10% ही याद कर पाते हैं। जो सुन रहे हैं उसमें से 20% याद कर पाते हैं, जो देख रहे हैं उसमें से 30% याद रहता है, जो सुनते और देखते हैं उससे 50%, और जो हम बोलते हैं उससे 80% हमें याद रहता है। और अगर हम वट वी से एज वी एक्ट, काम करते भी और बोलते भी तो उसे 90% याद है। तो ज्यादा इसमें से याद करने का जरूरत नहीं है, जो डायग्राम है इसको आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वही लिखा है कि Initially, all learning comes from perceptions which are directed to the brain by one or more of the five sense। तो पांच जो हमारे सेंस है, साइट, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल, टेस्ट, तो इन पांच सेंस से हम कितना कितना परसेंट याद कर पाते हैं। साइट से 75%, हियरिंग से 13%, टच से 6%, स्मेल से 3% और टेस्ट से 3%। तो इस तरह से आपका 100% पूरा होता है। ये डायग्राम आप याद कर लेना, ये आपके काम आ सकता है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है। कितने कितने परसेंट किससे होता है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है। यानी देखने से सबसे ज्यादा 75% आप सीख रहे हैं, सबसे ज्यादा देखने से होता है। सो टॉपिक बहुत ही सिंपल है कि तीन तरह से लर्निंग होती है। ऑडिटरी यानी सुन के, विजुअल यानी देख के, काइनेस्थेटिक यानी करके। फिर यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया है, बोला है कि जो हमारे पांच सेंस है उनके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। कितना कितना परसेंट लर्निंग होता है? देखने से 75%, सुनने से 13%, टच से 6%, स्मेल से 3% और टेस्ट से 3% लर्निंग होता है। ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखी है। मोस्ट लर्निंग, ज्यादातर जो लर्निंग है वो देखने से ही होती है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ साइट एंड हेल्थ, मतलब जैसे देख भी रहे आप, सुन भी रहे ना, सामने कुछ मान लीजिए स्क्रीन पे लिखा है, आप उसको देख भी रहे, साथ साथ जो टीचर आपको बता रहा है आप सुन भी रहे, तो उससे आपकी 88% तक लर्निंग हो जाती है। ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि 88% तक लर्निंग देखने और सुनने से पूरी हो जाती है। 88% आप याद इनको ऐड कर लीजिए। साइट का कितना है? 75%, हियरिंग देखने का 75%, सुनने का 13%, इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 88% हो जाएगा ना। तो वही चीज इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट आपका परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है? सो परसेप्शन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी परसेप्शन में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, दो तीन चीजें होती है। पहले जो है, मान लीजिए जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उस इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल रही होती है, दुनिया भर में बहुत सारी चीजें जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है। पर उसमें से हम अपने काम काम की चीज की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पास रखते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उससे जो है एक हमें
सेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर ये सब इम्पैक्ट होता है। यानी परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत सारी, उसमें से आप अपने काम की इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी वजह से आप ऑर्गेनाइज के बाद इंटरप्रेट करते हैं कि मतलब क्या ये इन्फॉर्मेशन बोल रही है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपके आसपास का जो वर्ल्ड है उसको आप सेंस करते हैं, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में इसको बोलना चाहे सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं और फिर फोकस करके हम ये फिगर आउट करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि वो क्या है, वो चीज़ क्या है। कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं, चीज़ें तो बहुत सारी है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, हम सिर्फ कुछ ही पे फोकस करते हैं, फिर फाइंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है और उसी से हम जो सोचते हैं या एक्ट करते हैं वो काम करता है। ठीक है, तो परसेप्शन मतलब कैसा हम, क्या हमारी राय है, राय हम अपनी राय कैसे बनाते हैं, तो ये राय बनाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन में परसेप्शन कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी परसेप्शंस होता है। जैसे कुछ लोगों के लिए आपकी राय बहुत पॉजिटिव होती है या कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव होती है, तो हर तरह की राय ऑफिस में होती है। अगर मान लीजिए आप मैनेजर, एचआर मैनेजर, और आपको लगा कि जो लोग हैं उनका परसेप्शन खराब है, उसको पसंद नहीं किया जाता, तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसको इग्नोर करो, लेकिन जो इग्नोर करोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बेटर तरीका वही है कि आप उसको सॉल्व करो। अगर कोई नेगेटिव परसेप्शन बना के बैठा हुआ है या नेगेटिव परसेप्शन किसी व्यक्ति के बारे में बनी हुई है, तो उसको सॉल्व करना वो आपका है। ठीक है, तो वो एचआर हेड का काम होता है, एचआर मैनेजर का, कि उस नेगेटिव परसेप्शन को पॉजिटिव में चेंज करे। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। तो परसेप्शन में आपके 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो पांचों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो 5 स्टेप में पहले स्टेप में क्या है, रिसीविंग स्टिमुली। स्टिमुली मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको इंटरनल या एक्सटर्नल से मिल रही है। तो पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, पिकअप करते हैं जो भी आपका इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर है, अंदर या बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उस चीज को आप उसमें नोटिस करना शुरू करते हैं, उसको पिकअप करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड है सेलेक्टिंग स्टिमुली। जैसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जो आपने देखा, सुना या फील किया, उसके आधार पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें से आप कुछ चीजों को सेलेक्ट करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उस चीज को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। वो हो गया आपका स्टेप नंबर 2। थर्ड में क्या होगा, ग्रुप और सेलेक्टिंग विच आर द परसेप्शन टू कीप। तो तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको आप ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ताकि एक सेंस बने। तो इससे हम सिचुएशन को बेटर वे में समझ पाते हैं। तो सिचुएशन की बेटर एनालिसिस के लिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या सेंस बना रहा है। चौथे में इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जो सेंस वाली इंफॉर्मेशन हमें मिली होती है उसको हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे, कल्चर या बिलीफ के आधार पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सो इंटरप्रेट में एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, जो हमें सेंस वाली इन्फॉर्मेशन मिली उसका हम फाइनल इंटरप्रिटेशन यानी फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे आपका हेलो फैक्ट हो गया, या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, आइडिया लगा रहे हैं। हेलो फैक्ट क्या होता है कि किसी एक पॉजिटिव ट्रेट के देख के आपने सारे ट्रेट को ही आइडिया लगा लिया। यानी जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, मतलब एक गुण के आधार पे आपने पर्सन को डिसाइड कर लिया कि कैसा होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक बहुत अच्छा बेटा है। ठीक है, कोई पर्सन है, कोई एक आदमी बहुत अच्छा बेटा है, वो अपनी माँ की सारी बात मानता है, तो उसी के गुण पे कि ये बहुत अच्छा बेटा है, तो ये एक अच्छा हस्बैंड है, ये अच्छा भाई है, ये अच्छा ऑफिस में है, ये अच्छा फ्रेंड है। तो आपने सिर्फ एक गुण देखा उसका कि बहुत अच्छा सन है, उसके आधार पे आपने बाकी चीजें खुद से डिसाइड कर ली कि वो एक अच्छा हस्बैंड भी है, एक अच्छा भाई भी, एक अच्छा फ्रेंड भी है। तो एक गुण को देख के अगर आप जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, अगर एक गुण आपको पॉजिटिव दिखेगा तो आप बाकी सबको भी पॉजिटिव बोलते हो, या एक आपको नेगेटिव मिलेगा तो बाकी सबको नेगेटिव बोलते हैं। मान लीजिए बहुत ही खराब बेटा है, तो आपको लगता नहीं वो हस्बैंड भी खराब है, भाई भी खराब है, तो इसी को बोलते हैं हेलो फैक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका एक नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, 2-3 बार ये आ चुका है हेलो फैक्ट, और ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। यानी एक गुण को देख के अगर आप सामने वाले पर्सन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, वही होता है हेलो फैक्ट। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब अब जो है आपने पूरा इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, उस हिसाब से अब आप रिस्पॉन्स दोगे, उस हिसाब से आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिवेशन वो सारा चेंज होगा। तो जिस पर्सन के लिए आपने सारी कैलकुलेशन किया, तो उससे आपका रिस्पॉन्स भी जो है इंटरप्रिटेशन के बाद ही डिसाइड होता है। इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी इसमें क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई नया पर्सन, कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है। ठीक है, किसी पर्सन का ट्रांसफर आपके बैंक में हुआ है, तो पहला स्टेप है रिसीविंग स्टिमुली। ये जो पहला स्टेप है, इसमें आप उस नए पर्सन को देखोगे, ठीक है, और उसको बात करते हुए सुनोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नया पर्सन आपकी ब्रांच में आ रहा है। मान लीजिए उस नए एम्प्लॉय का नाम है ए, तो ए आपकी ब्रांच में एंटर हुआ, उसको आपने देखा वो कैसा दिखता है, प्लस उसकी आपने बातें सुनी कि वो कैसा बोलता है। ठीक है, तो सी और हियर वाला प्रोसेस आपने यहाँ कंप्लीट किया। सेकंड स्टेप है आपका सेलेक्टिंग स्टिमुली। अब इसमें आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करोगे। ठीक है, कि कैसे वो खुद को इंट्रोड्यूस करा रहा है, कैसे जो है
मतलब किस तरह से वो बात कर रहा है, उसका बातचीत का तरीका कैसा है, क्योंकि वो एक तरह से वो आपके ऑफिस का टीम मेंबर बन चुका है, क्योंकि आपको उसके साथ काम करना है, तो इसलिए आप इंटरेस्टेड है इस बात को जानने में कि वो पर्सन एग्जैक्टली कैसा है। जैसे आपके ऑफिस में कोई नया ब्रांच मैनेजर आने वाला तो आप बड़ा क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हो कि कैसा ब्रांच मैनेजर है, पुराने वाले से आप कंपेयर भी करना शुरू करते हो, तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का विषय है। पर हमारा इंटरेस्ट क्यों है उसमें, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपकी टीम का वो पार्ट है, अब आपको उनके साथ रहना है। तो जब किसी के साथ आपको रहना हो तो आपको परसेप्शन बनानी पड़ती है कि अच्छा है बुरा है किस तरह का। तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक परसेप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। तीसरे में आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आप अब उसकी जो आपने उसकी वॉइस टोन सुनी, ठीक है, उसका जो अपीयरेंस था, उसका बात करने का तरीका, उनकी आप ग्रुपिंग बनाओगे, ठीक है। मतलब आप एक चीज के आधार पर डिसाइड नहीं करोगे, दो तीन चीजें कि किस टोन में वो बात कर रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, क्या उसने बोला, तो इन सब की अब आप ग्रुपिंग बनाएंगे, ठीक है, वो जगह ऑर्गेनाइजिंग। चौथे में अब आपने जो ग्रुपिंग बनाई उसका आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे। शायद आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा होगा, ठीक है, उस टाइप का कोई वर्कर्स, तो उस टाइप का कोई आपका एम्प्लॉय, तो उसके आधार पे या अभी जो आपका एक्सपीरियंस आपको अभी जो फेस हुआ, तो उन सब के आधार पर आप एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि ये पर्सन कैसा है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव है। रिस्पॉन्स, तो जो स्टेप नंबर 4 में आपने इंटरप्रिटेशन की थी उसके आधार पर आप रिस्पॉन्स दोगे। अगर आपको इंटरप्रिटेशन में पता लगा ये तो बहुत ही पॉजिटिव और हेल्पफुल पर्सन है, तो आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको दोगे। लेकिन अगर आपको पता लगा ये तो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव पर्सन है, बहुत एटीट्यूड वाला है, तो आप भी नेगेटिव जो है उसको रिस्पॉन्स दोगे। तो इस तरह से परसेप्शन प्रोसेस काम करता है, ठीक है। तो 5 ही स्टेप है, बस स्टेप्स के नाम याद कर लेना, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। एक है अदर लर्निंग कंसेप्ट। तो लर्निंग और हम अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग, न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग और इंटरैक्टिव लर्निंग। सो पहला है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग मतलब ये दूर की बात कर रहा है कि कितना दूर आप स्टडी कर रहे हैं, आपके टीचर कहीं हैं और आप कहीं हैं, तो अगर इस तरह से लर्निंग होगी तो वही होगा आपका डिस्टेंस लर्निंग। हेयर लर्नर इज अ सोलो लर्नर, मतलब वो अकेला है, आप अपने घर में रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक तरह से डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। एंड डिलीवरी सिस्टम इज थ्रू हार्डवेयर, किसी हार्डवेयर के थ्रू आपकी लर्निंग की डिलीवरी होगी। सो डिस्टेंस लर्निंग का जो मेन खास बात है, फीचर है, वो यही है कि आप अपने जो टीचर है, जो आपका टीचर है, एजुकेटर, उससे आप दूर बैठ के बहुत ही दूर स्टडी कर रहे होते हो, वो मान लीजिए किसी और स्टेट में है या आप कहीं और है, तो वो जगह आपका डिस्टेंस लर्निंग। सेकेंड है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग में क्या होता है कि आप अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, आप खुद से अपना लर्निंग का चॉइस या गोल बनाते हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो अगर आप खुद से डिसाइड कर सको, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी ओपन लर्निंग। यानी आपके लिए बिल्कुल ओपन है, कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, आप खुद से डिसाइड करते हैं। तीसरा नई न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग, अभी हमने बोला कि लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी, लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी ये जो हमने स्टेप नंबर 1 में देखा। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब आप दूर स्टडी कर रहे हैं, टीचर कहीं है, कॉलेज कहीं है, और अगर आप दूर स्टडी कर रहे हैं, दूर लर्निंग कर रहे हैं, वो डिस्टेंस है। पर कैसे आप करेंगे, तो वो आपका मीडियम है न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग, टेक्नोलॉजी की हेल्प से करेंगे, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया। तो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो वही आपका टेक्नोलॉजी लर्निंग हो गया। चौथा हो गया इंटरैक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप अपने टीचर या क्लासमेट के साथ इंटरैक्ट करके बातचीत करके कर सकते हैं। या तो आप फेस टू फेस उनसे इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, या फिर जैसे मोबाइल, ईमेल या फेसबुक, उसके थ्रू भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर जो इसमें है, इसमें मेनली यही होता है कि बातें करके एक साथ जो है फेस टू फेस आप सीख रहे हैं, भले ही वो आपका ऑनलाइन हो रहा है या फिर आपका फेस टू फेस हो रहा है, किसी भी फॉर्म में ये हो सकती है इंटरैक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो 4 टाइप की लर्निंग यहाँ पे हो गई है। सो यहाँ हमने देखा था परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके आधार पे हम अपनी जो राय बना लेते हैं, वही है परसेप्शन। ऑर्गेनाइजेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई नेगेटिव परसेप्शन लिए हुए है तो लॉन्ग टर्म में वो काफी नेगेटिव नुकसान पहुंचा सकता है, उसका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन जा सकता है। तो सबसे बेटर तरीका यही है कि उस परसेप्शन को सुधारने का कोशिश करो, चेंज करने का कोशिश करो। परसेप्शन काम कैसे करता है, इसमें 4 स्टेप है। पहले में स्टिमुली, मतलब आपको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उन सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, मतलब जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने पास रख लोगे। तीसरे में उनकी ग्रुपिंग बनाओगे ताकि बेटर वे में आप समझ सको ये क्या किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। चौथे में आप इंटरप्रेट करोगे, यानी एक फाइनल कंक्लूजन निकालोगे कि इन्फॉर्मेशन क्या है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड बता रहा है, सामने वाले का नेगेटिव। फाइनली आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स करोगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई नया पर्सन आता है तो पहले उसको देखते हो, सुनते हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसमें से जो भी आपको काम की इन्फॉर्मेशन लगी उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, 3-4 चीजों के जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ग्रुप बनाते हो ताकि आप बेटर वे में उस पर्सन को समझ सको और आप एक अच्छा और सही परसेप्शन बना सको।
चौथे में फाइनली आप कंक्लूड कर देते हो कि ये पर्सन नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसी हिसाब से आप रिस्पॉन्स लेते हो। अगर आपको फील हुआ आपके कि ये तो नेगेटिव पर्सन है तो उस हिसाब से आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, अगर आपको लगता है पॉजिटिव है तो वैसा ही रिस्पॉन्स रहता है। यहाँ पे एक टर्म था इंटरप्रेटिंग के लिए, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट मतलब किसी पर्सन के एक पॉजिटिव फीचर को देख के अगर आपको लगता है कि मतलब एक गुण को देख के अगर आप जो एक राय बना लेते हैं, वही होता है आपका हेलो इफेक्ट। मतलब आपने किसी का एक अच्छा गुण देखा, उसके आधार पे आपने बोला कि इसके एक गुण के आधार पे आपने बोला 99 गुण भी इसके अच्छे ही होंगे, वो है आपका हेलो इफेक्ट। ठीक है। लर्निंग के चार हैं। एक है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस मतलब ये मेनली दूरी की बात कर रहा है कि जो लर्नर है आपका टीचर या यूनिवर्सिटी से आप बहुत दूर अगर कुछ लर्न कर रहे हैं वो आपका डिस्टेंस लर्निंग होगा। ओपन लर्निंग में आपको बिल्कुल आज़ादी है, जो टॉपिक पढ़ना है जितना पढ़ना है वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, आपके ऊपर पूरी चॉइस रहती है। न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग, तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको पूरा करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी जैसे आपका इंटरनेट लैपटॉप इन सब की जरूरत होती है, वो आपका टेक्नोलॉजी लर्निंग होगा। इंटरेक्टिव लर्निंग में आप अपने चाहे तो ऑनलाइन फेस टू फेस या ऑनलाइन आप जो है हाँ बातचीत करके अपने टीचर से लर्निंग करते हैं, वो हो जाएगा आपका इंटरैक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है जौहरी विंडो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा पूछते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये हमेशा ही पूछ लेते हैं, मतलब 10 में से 8 बार ये आ ही जाता है, तो आप आइडिया लगा लीजिए कितना पसंद है। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा टॉपिक है जौहरी विंडो। ये जौहरी विंडो एग्जैक्टली क्या बताता है? सो जौहरी विंडो ये बताता है, इट इज ए मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जिससे इट इज यूज टू हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, यानी इससे जो है इंडिविजुअल को पता लगता है कि हाउ दे परसीव देमसेल्फ, मतलब उनकी खुद के बारे में क्या राय है। परसीव मतलब वही हो गया ना राय, एंड हाउ अदर परसीव देम, और बाकी लोग उनको क्या समझते हैं। मतलब आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। तो वही आपका जौहरी विंडो है। तो इसको आपका जोसेफ लुफ्ट और हैरी इनग्राम ने इस मॉडल को डेवलप किया। तो ये मॉडल देखिए इस तरह से लगता है। तो जॉरी विंडो में क्या होता है कि चार आपके ऐसे डायग्राम होंगे। एक होगा आपका ओपन, दूसरा होगा ब्लाइंड, तीसरा होगा हिडन और चौथा होगा आपका अननोन। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरों को पता होती है। जैसे आपके बारे में कुछ चीज आपको पता होगी जो दूसरों को नहीं पता होगी, या कुछ आपकी चीजें दूसरों को पता होंगी। जैसे किसी पर्सन में एक हिडन टैलेंट होता है, ठीक है, सामने वाले को नहीं पता, मतलब सामने वाले को पता पर आपको खुद नहीं पता कि मेरे में तो टैलेंट छुपा था। तो इस तरह से कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो हमें पता होती है, और कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो सामने वाले को पता होती है। तो उसके आधार पे ये जो जौहरी विंडो है, जिसको विंडो पेन बोल सकते हैं या क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, तो ये मॉडल बनाया गया। तो इसमें चार चीजें आती है, एक आपका ओपन, दूसरा है ब्लाइंड, तीसरा है हिडन और चौथा है अननोन। तो चारों के बारे में वन बाय वन देखेंगे। ओपन एरिया का मतलब क्या है? ओपन एरिया मतलब इंफॉर्मेशन हमें भी पता है और हमारे कलीग्स को भी पता है। ठीक है। दूसरे मतलब आपके कलीग्स जिनके साथ आप हैं, तो दोनों को पता है, हमें भी पता है, कलीग्स को भी पता है। एग्जाम्पल, आपकी बहुत अच्छी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपको मालूम है मैं इतने अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ, और आप कम्युनिकेट करते हैं किससे? अपने कलीग से करते हो, तो उनको भी पता है। तो ये हो जाएगा आपका ओपन एरिया, जो चीज़ सबके लिए ओपन है, आपको भी पता है, आपके कलीग्स को भी पता है। ठीक है। सेकेंड है ब्लाइंड एरिया। ओपन एयर, इसको मैं आपको साथ साथ याद करने की ट्रिक भी लास्ट में बताऊंगी, अभी बस इसको रीड करते हैं, लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ताकि इससे आपको याद हो जाए। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इन्फॉर्मेशन नॉन टू वन एंड अदर्स, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन। या मतलब ये हेडिंग दी होगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा एरिया ओपन है ब्लाइंड है, बस उसके आधार पे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है। ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड एरिया का मतलब है इन्फॉर्मेशन नॉन टू अदर, दूसरों को तो पता है बट हमें नहीं पता। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके अंदर कोई एक बहुत ही अच्छी स्किल है। जैसे होता है ना, हमारा टैलेंट कई बार हमें भी नहीं पता होता। तो आपके अंदर कोई बहुत ही अच्छी स्किल है, वो अदर दूसरों को तो पता है लेकिन आपको नहीं पता। तो आपके अंदर क्या पता है, एक बहुत अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है जो आपके कलीग्स, आपका मैनेजर जानता है पर आपको खुद नहीं पता। तो वो जाएगा आपका ब्लाइंड एरिया। तीसरा है हिडन एरिया। हिडन एरिया का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन विच इज नॉन टू सेल्फ। हिडन एरिया मतलब आपको तो पता है पर किसी और को नहीं पता। तो ऐसा हो सकता है, शायद इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई फीलिंग्स जो आपने दूसरों से छिपाई हो, या आपका कोई थॉट, या आपका कोई आइडिया जो आपने अभी किसी से शेयर नहीं किया, वो सिर्फ आप ही को पता है, बाकी को नहीं पता। तो वो जगह आपका हिडन एरिया। ठीक है। तो आइडिया आप ही का है, या थॉट आपकी है, फीलिंग आप ही की है, जो आपने किसी से शेयर नहीं की, वो जगह आपका हिडन एरिया, मतलब सिर्फ आपको पता है, दूसरों को नहीं पता। अननोन एरिया, अननोन एरिया का मतलब है कि ना तो हमें पता है ना ही किसी और को पता है। ठीक है। ऐसी कोई स्किल जो आपके अंदर है, ना आपको पता है और ना ही किसी और को जानते हैं, मतलब वो स्किल अभी डिस्कवर करनी बाकी है। तो वो जगह आपका अननोन एरिया। तो यही चार एरिया यहाँ पे होते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसी है? याद करने की ट्रिक, ओपन एरिया, तो एज्यूम कीजिए आप किसी ओपन ग्राउंड में है, खुले मैदान में, खुली जगह पे। तो जब खुली जगह पे है तो वहां पे सब कुछ दिखाई देगा, आप भी देख सकते हैं, बाकी लोग भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो ओपन एरिया मतलब ओपन एरिया में डार्कनेस तो नहीं है, अंधेरा तो नहीं है, तो हर कोई देख सकता है, आप भी उस एरिया में देख सकते हैं क्या है। और
बाकी लोग भी देख सकते हैं। तो ओपन मतलब आप और अदर सभी लोग वहाँ देख सकते हैं कि उस खाली एरिया में क्या है। सेकेंड आता है ब्लाइंड एरिया। अब एज्यूम कीजिए कि आपने ब्लाइंड आंखों में कोई पट्टी बांधी हुई है, तो जब आप आंखों में पट्टी बांधेंगे तो क्या आप देख पाएंगे? आप तो नहीं देख पाएंगे, पर उस जो मैंने आप रूम की एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी रूम या पार्क, तो जैसे ओपन एरिया में तो सब कुछ ओपन था, बाकी लोग भी देख पा रहे थे पार्क में क्या है, फूल है, ये सब है, और आप भी देख पा रहे थे। ब्लाइंड एरिया, आप उसी पार्क में आप क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं। तो आपकी आंखें बंद है तो इससे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लाइंड एरिया आपके लिए, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, तो आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए तो नो हो गया कि आप नहीं देख पा रहे, लेकिन बाकी लोग देख पा रहे हैं, तो हो गया आपका ब्लाइंड। तीसरा हिडन एरिया। हिडन एरिया का मतलब है कि विच इज नॉन टू सेल्फ। आपने क्या किया, चलो इसको एक रूम की तरह ट्रीट करते हैं कि वहां पे आपने क्या किया कि जाके कुछ छुपा दिया। हिडन मतलब आपने मान लीजिए वहां पे गड्ढा खोद के कुछ मटके में कुछ छुपा दिए, कुछ चीज छुपा दी है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, छुपा दिया है। तो जब हिडन है तो ये आपको तो पता है कि मैंने मटके में इस मिट्टी में कुछ दबाया है, ठीक है, लेकिन औरों को तो नहीं पता ना। तो हिडन में आपको तो पता रहता है पर बाकी को नहीं पता। अननोन एरिया, मान लीजिए इस पार्क के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है, ये पार्क अभी डिस्कवर होना बाकी है, तो ना तो आपको पता ना ही किसी और को पता, तो इस तरह से आपका हो गया अननोन एरिया। ठीक है, याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आई डोंट नो कि कितनी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बट हाँ कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। ओपन एरिया मतलब एक खुला पार्क है, तो हम भी देख सकते हैं वहाँ पे फूल और बाकी लोग भी देख सकते हैं। ब्लाइंड एरिया, हमने उसी पार्क में बैठ के अपनी आंखों में पट्टी बांधी है, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा पर बाकी लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे फूल है। हिडन एरिया में आपने क्या किया, कुछ फ्लावर्स लेके छुपा दिए एक मटके में, छुपा दिए। तो जब आपने मटके में फ्लावर्स छुपा दिए, आपको तो पता है क्योंकि आप ही ने मटके में छुपाए, पर दूसरों को नहीं पता उसके बारे में क्योंकि वो मिट्टी के नीचे आपने छुपा दिया। अननोन एरिया, मान लीजिए इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि पार्क में जो है, इसी पार्क के नीचे एक नदी बहती है, ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता, ये अननोन है। तो फ्यूचर में कभी उस पार्क की खुदाई हो तो पता लगेगा कि इसके नीचे से एक नदी बह रही है, या पहले यहाँ पे कुछ नदी या पानी के कुछ ट्रेसेस मिले, तो ये चीज अभी डिस्कवर होनी बाकी है। तो ये हो जाएगा अननोन एरिया, ना आपको पता है ना किसी और को पता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पार्क वाले एग्जाम्पल से ये जोहरी विंडो याद कर सकते हो। तो डायग्राम में भी सेम वही चीज आपको बता रखी है, ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन एरिया। नेक्स्ट है आपका सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, एक और बात दोस्तों, बस आपको ये याद करना है, ओपन एरिया मतलब हमें मालूम है, दूसरों को भी मालूम है। ब्लाइंड एरिया हमें मालूम है, दूसरों को, मतलब हमें नहीं मालूम, दूसरों को मालूम, बस इसी को लेके क्वेश्चन आता है कि नॉन टू सेल्फ, ऐसा आएगा, नॉन टू सेल्फ, नॉट नॉन टू अदर। तो क्या मतलब बताइए, नॉन टू सेल्फ नॉट नॉन टू अदर, क्या मतलब है इसका? अदर या अदर बोल लीजिए, कलीग बोल लीजिए, की बात है। जो चीज हमें पता दूसरों को नहीं पता, तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है? तो ये हो जाएगा हिडन एरिया, क्योंकि विच इज नॉन टू सेल्फ, ये आपको पता है पर दूसरों को नहीं पता, हिडन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिडन। बस इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दिया जैसा एग्जाम में आता है, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, बस आप ये याद करके जाइए, ये मोर देन सफिशिएंट है, और ये इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? सो सेल्फ कंसेप्ट नाम से ही लग रहा है, सेल्फ मतलब हम खुद जो है अपने आप को लेके कंसेप्ट बना रहे हैं, मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम आईना देखो, मतलब आईना तो तुम देख रहे हो पर तुम फिजिकली खुद को देख पा रहे हो। अगर हम आईने में खुद के गुड ट्रेट्स, कॉम्पिटेंसीज, अपनी वैल्यूज को देख सके, तो वही हमारा सेल्फ कंसेप्ट है। यानी अगर हम आईने में खुद के ट्रेट्स, गुड देख सके, अपनी योग्यताएं देख सके और वैल्यूज देख सके, और फिर उसके आधार पे हम जज करें कि हम कैसे हैं, तो वही आपका सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? सेल्फ कंसेप्ट इज हाउ वी सी आवर सेल्फ, हम खुद को कैसे देखते हैं, ठीक है, और ये भी लर्निंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम खुद को कैसे देखते हैं वो कैसे डिसाइड होगा, हम क्या बिलीव करते हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो तीन चीजें कि हम बिलीव क्या करते हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो उसके आधार पे हमारा खुद को लेके परसेप्शन बन जाता है, हम खुद को लेके राय बनाते हैं कि अरे हम तो ऐसे हैं, अरे हम तो, अब मान लीजिए कोई इंट्रोवर्ट है जो कम बोलता है, या कोई एक्सट्रोवर्ट है, आपको पता रहता है ना कि हाँ आप कम बोलना पसंद करते हैं, या अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आपको पता रहता है ना कि मैं ज्यादा बोलना या फ्रेंडली रहना पसंद करता हूँ। अब आपकी क्लास में कोई पर्सन बहुत फ्रेंडली है, सबसे बहुत अच्छे से हंस के बात करता है, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता है, तो क्लास के लोग बात करते हैं, बच्चे जो भी हैं क्लास में बात कर रहे हैं कि ये बहुत फ्रेंडली है, तो क्या उसको खुद को नहीं पता रहता कि मैं फ्रेंडली? ऑब्वियसली बात है उसको भी पता रहता है, तो वही उसका सेल्फ कंसेप्ट है। सेल्फ कंसेप्ट मतलब हमें खुद के बारे में पता रहता है हम कैसे हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे, हमारी ट्रेड्स के, योग्यताओं के, वैल्यू के आधार पे, वही होता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है,
अब ये सेल्फ कंसेप्ट कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ये हो सकता है, ठीक है। अब हम जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करेंगे। सो सेल्फ कंसेप्ट इज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन ट्रेड स्किल एंड बिहेवियर। तो अगर हम अपनी खुद की ट्रेड स्किल्स या बिहेवियर को समझे तो हम अपने सेल्फ कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ट्रेड कॉम्पिटेंसीज एंड वैल्यू आर द थ्री फैक्टर्स दैट आर पार्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट जो थ्योरी है उसके तीन पार्ट है, एक है ट्रेड्स, दूसरा है कॉम्पिटेंसी, तीसरा है वैल्यू। सो तीनों के बारे में वन बाय वन देखते हैं। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स मतलब आपके स्पेसिफिक गुण, जैसे आप फ्रेंडली है, ठीक है, आपका बिहेवियर का एक स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे आप बहुत शाइनेस फील करते हैं, ज़्यादा ग्रुप में आप बात करना पसंद नहीं करते, शाई है, बहुत फ्रेंडली है, तो ये आपके ट्रेड हो गए। और सेकेंड है आपका, ट्रेड के बाद सेकेंड आता है आपका कॉम्पिटेंसीज, आपकी योग्यताएं। अब योग्यताओं में आपकी स्किल्स हो सकती है, कोई स्पेसिफिक स्किल्स अगर आपके अंदर है तो वो आपकी कॉम्पिटेंसीज हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों के अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, किसी के अंदर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो वो सारी आपकी योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं, जिसको आप कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं। लास्ट आपकी वैल्यूज, आपका वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, तो ये ऑनेस्टी आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। या कुछ लोग क्या है बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, तो ये जो है आपकी वैल्यूज बताती है। मतलब ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है। तो ये तीन आपके सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी में ये तीन फैक्टर्स के बारे में बोला गया। सेल्फ कंसेप्ट दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बेटर वे में आपको समझ में आएगा। मान लीजिए स्टूडेंट है कोई स्कूल में, उस स्टूडेंट का नाम है ए, ठीक है, ये अपनी 10th क्लास में पढ़ाई करती है। ये कोई लड़की है जिसका नाम है मिस ए, और वो 10th क्लास में पढ़ाई करती है। अब उसके हमने तीन गुण की बात की, पहला है आपका ट्रेट, दूसरा है उसकी कॉम्पिटेंसीज, और तीसरा है उसका वैल्यू। तो इसके तीन गुण अब हमें बताने उस बच्ची के, उस लड़की के जो 10th क्लास में पढ़ाई करती है। सो ए को पता है कि वो उसके अंदर बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोगों से बात करती है। कुछ लोग बहुत ही शाई होते हैं तो उनको खुद को भी मालूम होता है ना। तो मान लीजिए जो ए है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और उसको मालूम है कि वो दूसरों से बात करना, दोस्त बनाना उसको अच्छा लगता है, तो ये उसका ट्रेट हो गया। सेकेंड उसकी कॉम्पिटेंसेस, उसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और मैथ्स में भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जब भी टीचर कोई होमवर्क देती है मैथ्स को तो फटाफट से सारे होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती मैथ्स में, तो ये उसकी होगी कॉम्पिटेंसीज। तीसरा उसका वैल्यू सिस्टम, वैल्यू मतलब उसको ऑनेस्टी बहुत पसंद है, बहुत ही हेल्पफुल और ऑनेस्ट नेचर है उसका। तो जब भी कोई कितनी भी डिफिकल्टी हो वो हमेशा सच बोलती है, ट्रू बोलती है, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। तो इन तीन चीज़ों के आधार पर आपने देख लिया कि जो ए है वो क्या है, उसका सेल्फ कंसेप्ट क्या बोलता है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है। तो जब भी क्लास में मान लीजिए कोई टीचर मैथ्स को लेके कुछ पूछती है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहेगा, वो लर्न करने के लिए आगे रहेगी हमेशा। उसी के बदले कोई नेगेटिव है, नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, मान लीजिए बी कोई स्टूडेंट है, वो बहुत शाई है, वो ज़्यादा सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जब भी वो सब्जेक्ट में बात होगी तो ना तो वो क्वेश्चन पूछ पाएगी, क्यों? क्योंकि उसने खुद अपने को लेके एक नेगेटिव इमेज बना ली कि मुझे मैथ्स या मेरे को ये इंग्लिश नहीं आता। तो जब भी इंग्लिश या मैथ्स का पढ़ाई होगा तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, बी। तो इससे आपने डिफरेंस देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट से कैसे आपकी लर्निंग इंपैक्ट होती है। तो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट अच्छे से लर्निंग कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट में मजा आता है, ये उसकी कॉम्पिटेंसी है। लेकिन अगर नेगेटिव आपका सेल्फ कंसेप्ट है तो आपने अपने आपको लेके एक नेगेटिव धारणा बनाई कि मैथ्स तो मेरा बिल्कुल ही पुअर है, तो चाह के भी कोशिश नहीं करता है, जिसकी वजह से लर्निंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो वही यहाँ पे दी है। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा है। तो सेल्फ कंसेप्ट मतलब हम खुद को क्या देखते हैं, हम अपनी खुद की जो इमेज बनाते हैं वही हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसमें तीन चीजें होती है आपके, ट्रेड, कॉम्पिटेंसीज, वैल्यू। ट्रेड मतलब आपका स्पेसिफिक गुड, आप शाई है, फ्रेंडली है। कॉम्पिटेंसी आपकी योग्यता है, जैसे आपकी स्किल्स, आप मैथ्स में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, ऐसे। और वैल्यू मतलब आपका वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है, आप ऑनेस्टी, इथिक्स को कितना मानते हैं, वो आपका वैल्यू सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो अ, इन तीन चीज़ों के आधार पर हम डिसाइड करेंगे हमारा सेल्फ कंसेप्ट कैसा है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव होगा वो आपके रास्ते में बैरियर बनाएगा, आपको कुछ सिखाने से रोकेगा। अगर पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मेमोरी। मेमोरी एक टर्म यूज की गई है, मेमोरी क्या होता है? सो मेमोरी एग्जैक्टली क्या होता है? मेमोरी मतलब जो भी हमारी एक याद है, ठीक है, कोई चीज़ आपको याद रहती है, वो क्या है आपकी, वो आपकी मेमोरी होती है। तो मेमोरी, रिमेम्बरेंस, रिकलेक्शन, रिमिniscence, चार टर्म यहाँ पे यूज की गई। तो मेमोरी मतलब आपकी एबिलिटी चीज़ों को याद कर पाना, ठीक है। तो मेमोरी क्या है आपकी, बोलते हैं ना मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, तो कुल मिला के आपकी एबिलिटी चीज़ों को याद कर पाने की अच्छी है। एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, वो है आपका मेमोरी। सेकेंड आपका रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस मतलब क्या होता है, इट अप्लाइज टू एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग और एक्ट ऑफ बीइंग रिमेंबर। तो रिमेम्बरेंस का मतलब आप कैसे रिमेंबर करते हैं, उसका एक्ट, वो जो आप रिमेंबर कर रहे हैं, जो आप याद कर रहे होते हैं किसी चीज को, वो होता है आपका रिमेम्बरेंस। तीसरा आपका रिकलेक्शन। रिकलेक्शन का मतलब आपने पहले कुछ आपके साथ हुआ, ठीक है, उसको आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिकलेक्शन मतलब कोई पहले कोई चीज हुई आपके माइंड में, तो उसको आप याद कर रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं।
तो हो जाएगा रिकलेक्शन। लास्ट है रिमिनिसेंस, इट सजेस्ट द रिकॉलिंग ऑफ यूजुअली प्लेजेंट, यानी सिर्फ अच्छे और पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो आपके पास्ट में हुए, तो वो हो जाएगा आपका रिमिनिसेंस। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की बात करता है, और रिकलेक्शन में पहली कोई भी जो मेमोरी वो इसमें आपको याद रह जाती है। तो 4 टाइप से चीज़ें यहाँ पे इसमें हो जाती है। फिर यहाँ पे जो मेमोरी है ये आपका देखिए यहाँ पे मेमोरी जो है लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट आप बोल सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज है हाउ द मेमोरी वर्क्स, कि मेमोरी कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एक मल्टी स्टेज कंसेप्ट दिया गया है विच स्टेट, जो बोलता है कि मेमोरी में 3 पार्ट्स होते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ याद रहती है, आपकी एबिलिटी किसी चीज़ को याद करने की है, तो इसमें 3 पार्ट होंगे। पहला आपकी सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म और तीसरा है लॉन्ग टर्म। सेंसरी मेमोरी बहुत ही इमीडिएट होगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म भी थोड़ा कम टाइम के लिए होगा, लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। सेंसरी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? सेंसरी जो मेमोरी है आपका सेंसरी, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ भी आपने देखा या सुना, उसके आधार पे, कुछ भी आपने देखा या सुना उसके आधार पे आपने क्विकली जो देखा, लाइक जो आप क्विकली बहुत नोटिस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो दिमाग आपको संकेत दे रहा है, तो वो आपका सेंसरी मेमोरी होगा। यानी आपने मान लीजिए एक फायर अलार्म बजा, तो हमारे आसपास एक फायर अलार्म बजा, तो दिमाग ने देखा कि उस टाइम पे क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उस हिसाब से दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो होगा हमारा सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी मतलब जैसे ही हमारे को एक क्विक नोटिस मिला, तो उसके आधार पर हमने कैसा रिस्पॉन्स दिया, तो वो हो जाएगी अपनी सेंसरी मेमोरी। यानी ये कुछ ही सेकंड्स में जनरेट हो जाती है, ये विद इन सेकेंड्स। अब आपने एक फायर अलार्म सुना, ठीक है, या देखा फायर अलार्म बजते हुए, आवाज़ को सुना, ठीक है, तो इमिडिएटली आपने दिमाग ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया होगा कि यहाँ से भागो, यहाँ पे खतरा है। तो ये जो इमीडिएट या कुछ क्षणों के लिए जो आपके दिमाग में मेमोरी बनी है, ये हो गया आपकी सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी वही होता है, जैसे आप इसमें भी आप कुछ टाइम के लिए, इतना छोटा भी नहीं होगा, जैसे आपका सेंसरी इतना छोटा भी नहीं होगा, पर शॉर्ट टर्म के लिए आप चीज़ों को याद रख पाओगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म जैसे 1 वीक के लिए, ठीक है, 1 वीक के लिए आपके अंदर कोई मेमोरी है, विद इन वेरी शॉर्ट। मैं टाइम भी एज इट इज स्पेसिफिक नहीं कर सकती, पर बहुत ही क्षणिक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सेंसरी तो आपका सिर्फ सेकंड्स में आपकी मेमोरी बन जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन उसका ज़्यादा होता है। और लॉन्ग टर्म तो वही है कि फ्यूचर के लिए आपने स्टोर करके रख लिया, तो वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट आपका फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का क्या मतलब है? फॉरगेटिंग मतलब चीज़ों को भूल जाना। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जो चीज़ आपको याद होती है वो हमेशा नहीं याद होती। बचपन का कोई इंसिडेंट, मतलब दिमाग भी ऐसा बना है कि वो काम काम की इन्फॉर्मेशन जो आप बार बार यूज करते हैं उसको तो रखता है, पर जो काम की नहीं होती वो बैकग्राउंड में डिलीट होती रहती है। तो वही इसमें बोला है कि फॉरगेटिंग मतलब जिस इन्फॉर्मेशन को हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करते, तो नई नई इन्फॉर्मेशन उसके बदले आती है, और वो इन्फॉर्मेशन वो बात हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो वही इसमें बोला है। जैसे हाई स्कूल या कॉलेज ग्रेजुएट में जो भी आपने पढ़ाई की थी, इज सडन बाय द लैक ऑफ एक्चुअल डेटा रिटेन सेवरल ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन सिंस द थिंग्स वर रिमेंबर्ड आर, मतलब अगर आप चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन जैसे आप इस्तेमाल करना बंद करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग से चली जाती है, ठीक है। तो वही आपका फॉरगेटिंग का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज लर्न इन वन कंटेक्स्ट बीइंग अप्लाइड इन अनदर। एक जगह पे आपने कोई नॉलेज या स्किल सीखी, उसको आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी लर्निंग को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे? जो आपने एक जगह पे कुछ सीखा उसको आप दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल जैसे नॉलेज या स्किल्स लर्न इन सेल ट्रेनिंग, जब आपकी सेल्स वाली ट्रेनिंग हुई थी कि कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, सो वही वाला नॉलेज और स्किल को आपने कस्टमर सर्विस के जॉब पे लगा दिया। मतलब अब आप कस्टमर से वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपको सेल्स में सिखाया गया था, तो ये आपने एक तरह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे की है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका एक नंबर में पूछ सकते हैं। एक नॉलेज या स्किल्स को अगर आप दूसरी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। द कॉज ऑफ ट्रांसफर मतलब लोग लर्निंग को क्यों ट्रांसफर करते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो उसका कारण जानना तो मुश्किल है, लेकिन इस बात से कोई भी मना नहीं करता कि ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफर पक्के से होता है। आपको एक जगह पे कोई नॉलेज है तो उसको आप दूसरी जगह पे पक्के से इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात कंफर्म हो जाती है। तो जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, वो मानते हैं कि कुछ चीज़ें की जानी चाहिए ताकि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग स्टूडेंट में अच्छी तरह से हो सके। यानी एक जगह से आपने कुछ सीखा, उसको आप दूसरी जगह पे अप्लाई करो, तो इसके लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। पहला है प्लानिंग फॉर ट्रांसफर। मेक इट ए गोल, क्योंकि जो आपका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि हाँ, जो टीचर है उनको चाहिए कि हाँ, हम जो है स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग ट्रांसफर को लाएंगे, ये चीज़ हम बनाएंगे, तो इस इसको गोल सेट करना चाहिए कि हाँ, ऐसा हमें करना है। सेकेंड है मेक सर्टेन दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लर्न कैन बी अप्लाइड टू अदर सिचुएशन। तो दूसरे में हम क्या करेंगे कि
रियल वर्ल्ड कनेक्शन बताएंगे, जो आपने सीखा आप रियल में उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ हम स्टूडेंट को समझने में हेल्प करेंगे कि जो चीज़ आपने यहाँ सीखी उसको आप दूसरी जगह पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, मेंटेन हाई ऑर्डर लर्निंग स्टैंडर्ड। तो इसमें हम लर्निंग को ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मेमोराइज कराया, क्रैमिंग कराया, रटवा दिया, नहीं, आपको चाहिए कि लर्निंग का स्टैंडर्ड हाई हो, क्योंकि जब जितना हाई स्टैंडर्ड होगा, जितनी अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी के आप लर्निंग स्टूडेंट को देंगे, तो उनको टॉपिक उतनी अच्छी तरह से समझ में आएगा, अंडरस्टैंड होगा उनको, जिसकी हेल्प से उनके अंदर क्रैमिंग भी नहीं होगी, और जब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है तो ऑटोमेटिकली जो है आप उसको नई जगह पर अप्लाई भी कर सकते हैं। चौथा है, प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जो भी है स्टूडेंट्स, उनको ऐसे टास्क दीजिए जहाँ पे वो उस लर्निंग को यूज़ कर सके, इससे उनका जो है कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा कि हाँ, ये चीज़ें हम अपनी लर्निंग की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पांचवा, यूज़ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या होगा कि दैट हेल्प फ्रॉम वैलिड कंसेप्ट एंड जनरलाइजेशंस, यूज मटेरियल दैट मेक रिलेशनशिप क्लिप। तो ऐसा मटेरियल या ऐसी चीज़ें अवेलेबल कराइए जहाँ पे कोई भी अगर आपने आइडिया या कुछ भी बोला है तो वहाँ पे क्लियर कट कनेक्शन दिखना चाहिए। लास्ट है, यूज मॉडर्न टीचिंग एड्स। तो आजकल ई लर्निंग या बहुत सारे एनिमेशंस ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप स्टूडेंट को बेटर वे में याद करा सकते। तो ये वो 4-5 चीज़ें जो टीचर्स कर सकते हैं ताकि बेटर वे में लर्निंग को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब एक जगह पे आपने नॉलेज या स्किल ली, दूसरी जगह पे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, वही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 4-5 चीज़ें टीचर कर सकता है। पहला, उसको प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा, देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है उसको प्रॉपर्ली टॉपिक अंडरस्टैंड कराए। स्टडी का लेवल भी आपका हाई होना चाहिए ताकि उनको क्रैमिंग ना हो, प्रॉपर्ली टॉपिक को समझ पाए। अगला है कि प्रॉपर उनको आपको चैलेंजेस दीजिए ताकि वो उस लर्निंग को वहाँ इस्तेमाल करें और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ठीक है। जो भी आपका मटेरियल है इस तरह से दीजिए जो प्रॉपर वैलिड आइडियाज़ को कनेक्ट करे। और आप मॉडर्न टीचिंग के जो मेथड्स है, जैसे आप एनिमेशन, ई लर्निंग, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बेटर वे में स्टूडेंट को याद रहे। लास्ट एक टॉपिक और बचा दोस्तों, एम्प्लॉय बिहेवियर। सो एम्प्लॉय बिहेवियर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब ये होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज है किस तरह से काम वाली ऑफिस वाली जगह पे बिहेव कर रहे हैं। तो वही चीज़ इसमें यहाँ पे लिखी है। Raising and responding to concern about someone's behavior in the workplace is probably the most challenging aspect of managing people. लोगों को अगर आप मैनेज करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके बिहेवियर को जो है चेंज करने में आती है, उसको मैनेज करने में आती है। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंस मतलब बिल्कुल ही अपोजिशन करना, अपसेट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जब भी व्हेन देयर बिहेवियर इज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। जब भी हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा अपसेट, डिफेंस या अग्रेसिव होकर वो रिस्पॉन्ड देते हैं, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं करते बल्कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। सो मैनेजर्स मे बी पुट अंडर प्रेशर नॉट ओनली टू एड्रेस कंसर्न। तो मैनेजर को भी डबल टेंशन है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी मैनेज करना है, प्लस जो टू मिनिमाइज द पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन टू वर्क। काम में जो रुकावट आ गई, अब कोई बहुत ही नेगेटिव बिहेव कर रहा है जिससे काम में भी दिक्कतें आ रही है, तो उसको भी मैनेज करना डबल टास्क जो है आपके मैनेजर का हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस हैव द ड्यूल ऑब्लिगेशन। अब डबल जिम्मेदारी आ गई है, एक तो बिहेवियर को मैनेज करो, दूसरा जो एम्प्लॉय है उनको फेयरली ट्रीट करो, क्योंकि जिसका भी आप बिहेवियर मेंटेन करा रहे हैं, सही करा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको ये चाहिए कि फेयरली मतलब सही तरह से आप बिहेव भी करो। ठीक है। अपने एम्प्लॉय से सही भी ट्रीट करो और एक अच्छा स्टैंडर्ड भी मेंटेन कराओ कि हाँ, इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। सो जब भी इस तरह की एक्टिविटी से डील होता है तो जो प्रोडक्टिव चीज़ है उसमें ज़्यादा नहीं आपको टाइम मिल पाता, मतलब उसी टाइम में आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं पर अभी आप उनका बिहेवियर को मैनेज करा रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। Most organizations have detailed policy and procedure for dealing with issue of poor behavior in workplace. However, no matter how much well developed these policies are, there is always तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई है, पर जितनी भी अच्छी पॉलिसीज हो, हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत तो होता ही है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे जो है एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? ठीक है। सो एज ए मैनेजर अगर हम बात करें, यू मस्ट बी एबल टू फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहेवियर चेंज कैसे किया जाता है अगर आप मैनेजर हैं। व्हेन यू नोटिस बिहेवियर अमंग योर एम्प्लॉयज आर नॉट फॉन्ड, अगर आपको लग रहा है कि बिहेवियर बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है, तो आपको उसको पक्के से चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप देखते हैं कि बिहेवियर सही नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कुछ भी ना करो, पहला ऑप्शन ये। तो जिससे क्या होगा कि जो बाकी लोग काम कर रहे हैं तो उनका मॉरल डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करो ताकि जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको बेटर कर सके। तो दूसरा ऑप्शन ही बेस्ट है, आपको वही करना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे एक मैनेजर क्या कर सकता है कि बिहेवियर को चेंज करा सकता है, पॉजिटिव बिहेवियर चेंज ला सकता है। तो 4-5 ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे बताए हैं, इनकी हेल्प से आप पॉजिटिव बिहेवियर चेंज करा सकते हैं। ठीक है। पहला है बी ए कोच, यानी आप क्या करो, जो एम्प्लॉयज़ है
उनकी इंप्रूवमेंट के लिए उनको फीडबैक देते रहो, उनको जिस टाइप का सपोर्ट चाहिए एज ए कोच बन के उनको सपोर्ट या फीडबैक दो। इससे क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो आपके साथ कनेक्ट फील करेंगे और नेगेटिव बिहेवियर कुछ टाइम बाद वो कम हो जाएगा। दूसरा है टैकल वन इशू एट ए टाइम। तो एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपने उनको एक ही बार में बता दी है, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपका बिहेवियर सही नहीं, तो ऐसा करके आपने 10 चीज़ें बता दी तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको लगता है कि किसी इशू पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार में एक प्रॉब्लम के साथ आप डील करो। जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। ठीक है, तो टैकल वन इशू एट ए टाइम। तीसरा है रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कोई अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है पॉजिटिव, तो उसको बढ़ाओ, उनको रिवॉर्ड दो कि इनका बहुत अच्छा बिहेवियर है, इसकी वजह से इनको रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, और जब मिस्टेक कर रहे हैं तो उनका फीडबैक दो। तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, मतलब आप इनडायरेक्ट फोर्स डाल रहे हैं रिवॉर्ड के। जो अच्छा बिहेवियर दे रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, उसको आप रिवॉर्ड दे रहे हो। तो इसकी वजह से आप एक तरह से फोर्स कर रहे हो एक पॉजिटिव बिहेवियर लाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि जब कोई आपको अच्छा बिहेवियर करता हुआ दिखे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उनको एक्नॉलेज करो कि आपका बहुत ही सपोर्टिंग या हेल्पफुल नेचर है। ठीक है, कोई रिवॉर्ड आप उनको दे सकते हो, तो इससे ये लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे। चौथा है इंस्पायर योर एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे बोला है कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशंस दो। ठीक है, और उनके अंदर मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन को आप ला सकते हैं। और दिस कैन बी डन बाय यूजिंग इंस्पिरेशन लैंग्वेज और शेयरिंग स्टोरीज। कुछ आप इंस्पिरेशन की स्टोरीज या लैंग्वेज, कुछ इंस्पिरेशन के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जिससे उनको इंस्पिरेशन फील होगा और वो मोटिवेशन फील करेंगे। ठीक है, तो इंस्पायर और मोटिवेशन करना ये चौथा आपका काम है। पांचवा, क्रिएट कलेक्टिव गोल। कलेक्टिव गोल मतलब टीम के साथ मिलके। सो जब एक टीम में कोई काम होता है, ठीक है, तो टीम में अगर कोई गोल होता है तो ज्यादा चांसेस है उसके पूरे होने के, एज कम्पेयर टू अगर आप अकेले कोई गोल पूरा कर रहे हैं। ठीक है, सो वही लिखा है कि समटाइम्स चेंजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर इज बेस्ट डन व्हेन वर्किंग विद योर इंटायर टीम रेदर देन एन इंडिविजुअल। तो एक पर्सन नहीं बल्कि पूरी टीम अगर उस काम को करेगी तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सो यू शुड बी श्योर टू सेट क्लियर गोल फॉर योर एंटायर वर्कफोर्स। तो जो भी आपका वर्कफोर्स है सभी के लिए आप गोल दो कि हाँ ये आपको पॉजिटिव बिहेवियर लाना है। तो जब पूरी टीम के ऊपर होगा तो कोई पर्सन अपना इंडिविजुअल भी नहीं लेगा और पॉजिटिव जो है बिहेवियर भी शो हो जाएगा। तो ये सारे तरीके जिससे आप एम्प्लॉय बिहेवियर जो है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर आपका हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। तो एम्प्लॉय बिहेवियर के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो चार पांच तरीके जिससे आप एम्प्लॉय बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। आप एक कोच की तरह अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक देने का काम कर सकते हैं, सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही इशू को सॉल्व कीजिए। अगर चार पांच प्रॉब्लम चल रही है, चार पांच बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जब वो हो जाएगा तभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव ऑन करना है। रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। जो अच्छा और पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहे हैं उनको आप रिवॉर्ड दीजिए। इससे क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट मिलेगा, हर कोई पॉजिटिव बिहेवियर करना चाहेगा। चौथा, इंस्पायर योर एम्प्लॉय। जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उसको इंस्पायर कीजिए, उनको मोटिवेशन कराइए, मोटिवेट कराइए कि हाँ ये कितना जरूरी है आपके लिए, पॉजिटिव बिहेवियर कितना जरूरी है। ठीक है, तो इससे उनको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलेगा। पांचवा, क्रिएट कलेक्टिव गोल्स। क्रिएट कलेक्टिव गोल्स मतलब किसी एक इंडिविजुअल से अच्छा कि प्रॉपर एक वर्कफोर्स, एक प्रॉपर टीम को अगर आप एक काम दोगे कि आपको एक पॉजिटिव बिहेवियर चेंज लाना है, तो वो ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका कलेक्टिव है या जब कोई टीम बनती है ना, तो उस गोल को पूरा होने का चांस ज्यादा होता है। गोल वही है, एक पॉजिटिव बिहेवियर चेंज लाना। तो अकेले पर्सन से आप करा रहे हो उससे बेटर है पूरी टीम का अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर लाओगे कि आपको पॉजिटिव बिहेवियर लाना है, ये गोल है आपका, तो पूरी टीम रहेगी तो सक्सेस के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। इस चैप्टर में जो आपका जौहरी विंडो उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उस टॉपिक को बस अच्छे से आपको याद करना है।